नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी कुछ और लोगों को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में ये संकेत दिए हैं। हालांकि भट्ट खुलकर कुछ भी नहीं बोले। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और पिछली बार की तरह कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होगी। कांग्रेस के अंदर आक्रोश इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं और गुमराह करा। इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहां के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहां के कभी न कभी प्रत्याशी रहे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के रहे हों चाहे बाकी, सबने पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। संपर्क में है क्या? समय के साथ साथ जन दबाव के साथ बड़ी संख्या में लोग आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की कोशिश है कि 2024 में भी वो 2019 की तरह उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराए और इसके लिए बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ये काम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण करने वाले नवयुवक हैं, उनके नाम जोड़ने का काम है और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत है उनको शुद्ध करने का काम, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो चुके उनके नाम कटने हैं। ऐसे 3 काम करने का काम इस समय चल रहा है। अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नव मतदाता जो 18 वर्ष के, अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 का द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों से बना काम करा। अभी तक ये एनजीओ सरकारी संस्थाएं करती थी। उत्तरकाशी बस हादसे के घायलों को एम्स ऋषिकेश अस्पताल लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अधिकारी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे। घायलों को उचित उपचार मिले, उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद आज उनके द्वारा भी एम्स ऋषिकेश अस्पताल का मौके का मुआयना किया गया। गंगनानी उत्तरकाशी में कल बस दुर्घटना हुई थी। उसमें जो 28 पेशेंट जो घायल हुए, 14 पेशेंट को यहाँ एम्स रागी लाया गया और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि सभी पेशेंट यहाँ अच्छे हैं और 3-4 पेशेंट में थोड़ा सा इंजरी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सीरियस है। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने डीडी हाट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 बार के कैबिनेट मंत्री और 6 बार से डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चौपाल को चल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो इस वक्त पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर होती जा रही है और डीडी हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अक्षरा मशीन भी जो है वो अल्ट्रासाउंड के लिए स्थानीय लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और गर्भवती प्रसूता महिलाएं भगवान भरोसे हैं।
पिछले 6 दिनों से दीदीहाट के स्थानीय कांग्रेस जन धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत जो उनकी मांगे हैं वो मौजूद हैं। दीदीहाट में 1996 से लेकर आज तक बिशन सिंह चौफाल विधायक के रूप में जीतते चले आ रहे हैं। 6ठी बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, केएमवीएन के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस दीदीहाट की ये हालत है। रेरा को लेकर किसानों का लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन जहां प्रशासन ने किसानों की रेरा एक्ट के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, तो वहीं आज नगर निगम सभागार में एक बार फिर प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय और किसानों के बीच हुई वार्ता विफल रही। वहीं आपको बता दें कि रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि जल्द ही अब किसी भी हाल में प्रशासन को इस मामले पर नतीजे पर पहुंचना होगा, वरना किसान महापंचायत कर एक वृहद आंदोलन छेड़ देंगे। आक्रोशित किसानों का यह भी कहना है कि प्रशासन ने रेरा एक्ट के एक कमरे में बंद कर बना दिए हैं, जबकि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। यह कानून छोटी जोत के किसानों के लिए गले के फांस बन गया है और किसानों ने प्रशासन पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेरा एक्ट पर आज हुई बैठक में प्रशासन उनके सवालों के जवाब देने में विफल रहा। गैर राजनीतिक संगठन है हमारा और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। वंशीधर भगत जी के पास भी हमारा डेलीगेशन, हमारे लोग गए और रामनगर में भी हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने जाके अपनी बात रखी। जो कल का धरना था, धरना तो नहीं था, किसानों की रैली थी ट्रैक्टर को, क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने हमें बदनाम करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। तो इसलिए किसानों ने जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जो खेती का प्रतीक है उसको लेके आए, लेकिन प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके बाद वो धरने में तब्दील हो गया। आज जो प्राधिकरण सचिव महोदय वहां आए, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी, इसी शर्त पे किसान वहां से हटे। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए, आप मीडिया के सारे साथी हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हम 10 बड़ी अप्रोच करके 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे नहीं करते, ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है। देखिए ऐसा है, अब हम प्रशासन से आने वाले दिनों में पूरे नैनीताल जिले की रामनगर सहित सारी पूरी महापंचायत में मिलेंगे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से। हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग भी वहां पर मौजूद थे। आप ही बताओ, क्या उन्होंने हमारी किसी बात का कोई सटीक जवाब दिया? उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, आप लोगों के सामने भी एक्सेप्ट। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी वालों को ये नहीं मालूम था कि आखिर बागेश्वर में टिकट देना किसे है, वो आखिर तक ये तय नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बागियों के सुर सुनाई दे रहे हैं, बीजेपी में बगावत दिख रही है, वहीं कांग्रेस में कभी भी उम्मीदवार की कमी नहीं रही। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आपसी द्वंद्व की वजह से बीजेपी की हार होगी। उम्मीदवार नहीं था तो कांग्रेस का उम्मीदवार कहां से लड़ रहा है? भाजपा तो ये तय नहीं कर पा रही थी कि लड़का लड़ेगा, पत्नी लड़ेगी या बाहर लड़ेगा। आज ही मैं भाजपा के एक जगदीश नारिया का बयान पढ़ रहा था, जो संघ के भी कार्यकर्ता अपने को बता रहे हैं, वो खुद बगावत में है।
एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर प्रवेश कराए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी लगातार आंदोलन कर रही है और इसी कड़ी में आज अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट के नेतृत्व में पवेलियन ग्राउंड से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कॉलेज के छात्र जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपने की मांग करने लगे। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट का कहना है कि नवीन सत्र में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों में सीईयूटी के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश होने तय हुए थे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण नेटवर्क की समस्या बनी रहती है और इसलिए छात्रों को जानकारी का अभाव होने के कारण सीईयूटी में एडमिशन कम हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज ही यह खबर जो है वो निकलकर सामने आई थी कि सीईयूटी के जो एडमिशन है वो प्रशासन की ओर से जो कॉलेजेस हैं उनकी ओर से शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब लगातार छात्रों ने जिस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया का जो है शुरुआत की तो उसमें आपको बता दें कि नेटवर्क की कमी के कारण इन बच्चों को जो है छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाया और जिसमें कि लगातार एबीवीपी की जो है वो आंदोलन भी कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि मेरिट पर एडमिशन करने की मांग लगातार संगठन के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर डीएम कार्यालय पर पैदल मार्च भी निकाला गया और साथ ही साथ मिनिस्टर के नाम पर एक ज्ञापन भी छात्रों के द्वारा दिया गया है जिसमें जो मेरिट एडमिशन है उसकी मांग लगातार छात्रों के द्वारा की जा रही है। आज विद्यार्थी परिषद के पूरे देहरादून महानगर के पांचों महाविद्यालय के कार्यकर्ता आज डीएम मैम को ज्ञापन देने आए थे। पूर्व में सभी महाविद्यालय हमने पिछले शनिवार को बंद कराए थे जिससे कि यहाँ पे हमारी मुख्य मांग यह है कि जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है उन छात्रों का एडमिशन हो। पूर्व में विदित होगा कि किस प्रकार से यहाँ सीयूटी की परीक्षा कराई गई जिसके माध्यम से पता चला कि 65% अभी भी कॉलेजों की जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो इससे कहीं ना कहीं छात्र हित जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। उत्तराखंड में अभी तक मानसून सक्रिय होने के चलते सिस्टम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। लगातार मानसून की सक्रियता ने सरकारी तंत्र को चुनौतियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से जहां एक और कोई मोटर बाइक जो है वो बहादुर नहीं हो पा रही है तो वहीं सड़कों पे भी हादसे लगातार जो है वो हो रहे हैं। हालांकि आफत की बारिश से आने वाली चुनौती से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरे तरीके से मुस्तैद है। सचिव आपदा रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में जिन यात्रियों की मौत हुई है उनमें से एक के परिजन की रिक्वेस्ट पर अंतिम संस्कार हरिद्वार में ही किया जाएगा जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग से गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौसम की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए ये बड़ी चुनौती बन रहा है, लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए संबंधित सभी अधिकारी और रेस्क्यू टीम पूरे तरीके से मुस्तैद है। साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए स्टैंड बाय में 2 हेलीकॉप्टर भी रखे गए हैं। अलर्ट कल तक येलो अलर्ट था, फिर कल शाम से फिर चेंज हुआ है और आज भी अलर्ट है बारिश का। और इस अलर्ट में चेंज हो रहा है। अभी अलर्ट आती है फिर हो सकता है येलो अलर्ट हो वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है शाम या दूसरे दिन आते आते। तो इसके लिए हमारी टीम मतलब पूरी तरह तैयार रहती है और जैसा कि आपने देखा भी है हमारी रेस्क्यू और रिस्पांस में कि कई जगह हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, जाने बचाई है। कल गुजरात
इसके यात्री थे जो कि गंगोत्री हाईवे पे जिनका की बस गिर गई थी। मंगलौर हरिद्वार बाईपास पर भगवानपुर चंदनपुर के ग्राम प्रधान के भाई की गाड़ी पर अज्ञात लोगों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एक युवक को गोली लग गई और जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि भगवानपुर चंदनपुर के ग्राम प्रधान के भाई नौशाद देर रात अपने घर वापस जा रहे थे और जैसे ही वह बिजोली फ्लाईओवर के पास अपनी गाड़ी से पहुंचे तो वहां पर पहले से घात लगाए कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी गई। जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। के रहने वाले हैं, तो उनसे किसी एक लड़के ने बता रहे वो उसे जानते हैं और उसने आके जो है गाड़ी पे उनके जो है फायर किए हैं। उस संबंध में मुकदमा 307 का दर्ज किया गया है। लड़के की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों की तरफ से जो है फायरिंग की गई है और जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। साथ ही साथ घायल का उपचार जो है लगातार अभी तक अस्पताल में जारी है और जिसको लेकर परिस्थितियां भी काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारी की बात कही है। टनकपुर के नगरपालिका परिसर में कोसरिया हिंदू वाहिनी संगठन की कई कार्यकारिणी को गठित करने के लिए बैठक की गई और जिसमें संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉय बनर्जी सहित अन्य पदाधिकारी और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। वहीं आपको बता दें कि टनकपुर आगमन पर संगठित महिलाओं ने तिलक लगाकर और फूल बरसा कर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ अपने मुख्य अतिथियों का केसरिया हिंदू वाहिनी टकनपुर ने फूलमाला के साथ शोर उड़ाकर सम्मान किया। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया और जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं सुनी गई। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका मीना ने बताया कि 120 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जमीन, बिजली और पानी से जुड़ी हुई शिकायतें आई हैं। बैठक में अधिकारी मौजूद थे जिनको मौके पर ही निस्तारण के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। करीबन 120 हमारे पास आज शिकायतें आई हैं और जैसे हमेशा ही हमारे यहाँ पे कुछ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा बिजली, पानी और शिक्षा से रिलेटेड जो शिकायतें आई हैं तो सभी अधिकारी यहाँ होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तत्काल कार्रवाई। दिनेशपुर थाना परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ग्रामीण महिलाएं अपने नाबालिग बच्ची को बरामद कराने के लिए पुलिस के पास थाने पहुंची। वहीं आपको बता दें कि इस बीच थाना परिसर पर किसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों और ग्रामीण महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों और ग्रामीण महिलाओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। वहीं आपको बता दें कि काफी मशक्कत के बाद थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने मामले को शांत कराया। एक नाबालिग बच्ची से संबंधित एक मामला है जिसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें एक विशेष टीम बनाई गई है जिसमें रजनी गोस्वामी को प्रभारी बनाया गया हुआ है और कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। एक सब इंस्पेक्टर ऑपरेटिव उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और जल्दी से जल्द हम इसे बरामदगी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी डिटेल ये है, सबसे पहले 15 तारीख को लड़की 15 अगस्त के दिन स्कूल में आई थी। स्कूल के बाहर अब पता नहीं किसके साथ आई, किसके साथ कौन लेके गया। उसके बाद फिर हम शाम के टाइम तक उसे देखा सहेलियों के घर, रिश्तेदारों में कि लड़की है तो नहीं, कहाँ है लड़की। उसके बाद फिर हम रात को यहाँ आए थाने में।
थाने वालों ने कहा ठीक है एप्लीकेशन दे दो, आप सुबह आना। उसके बाद हम सुबह आए, फिर दूसरे आ जाते हैं कैसा, इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, आप ऐसा करो। फिर तीसरे दिन फिर हम आए, उसके बाद फिर हमें कहा गया आप बेरिया जाओ, बेरिया से हमारी बात कराना, वहाँ की पुलिस जाएगी। पूरा मामला क्या है, कोई रिपोर्ट ही नहीं लेता था और अब परेशानी हो गई है हमें। वो सरदार के साथ गई है, उसका पूरा पता बता दिया, ये लोग सारा काम करके दिया और तब भी हमको कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है और कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। टाइम कब से लगेगा? 6 दिन हो गए, मेरी लड़की 15 अगस्त से गायब हुई है और लगा ले वो सरदार लोग मार देंगे तो किनकी जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है। संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टरों ने एक महिला के पेट से 8 किलो की वजनी रसोली निकाली है। आपको बता दें कि महिला कई सालों से पेट दर्द की शिकायत से परेशान थी। जगह जगह इलाज करवाने के बाद भी उसके पेट का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था और इस दौरान महिला सरोजनी देवी संयुक्त अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ सोनाली शाही के पास पहुंची, जहां उसने डॉक्टर के आगे अपनी समस्या रखी और डॉक्टर की सलाह पर महिला का अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिसमें महिला के पेट में रसोली का होना पाया गया है और जिसके बाद संयुक्त अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैयार की गई और टीम में अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन लोकेश सलूजा, डॉक्टर सोनाली शाही, डॉक्टर मनीषा पनवार और एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर निशा चौहान, स्टॉप शीतल देव सिंह जो है वो शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने मरीज का 4 घंटे तक ऑपरेशन किया। सफल रहे ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से 22 सेंटीमीटर की 8 किलो वजनी रसोली निकाली गई। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार महिला स्वस्थ है और महिला और उसके परिजनों ने भी डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद किया। हाँ, तो हमने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें रसोली की 2-3 साल से उनको दिक्कत हो रही थी। तो हमने सोनाली मैम का नाम सुना कि सबने बोले कि अच्छी मैम है, तो हमने उनका इंतजार किया, तो हमने उनको दिखाया तो मैम ने अच्छे से उनका ऑपरेशन किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं है यहाँ पे। मरीज को अत्यधिक महामारी की समस्या लगभग 6 महीने से थी। दिक्कत उसको 1 साल से थी, लेकिन समस्या ज़्यादा बढ़ी थी 6 महीने से और पेट में एक गांठ थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। मरीज मुझे दिखाने आई, मैंने उसको अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 22 सेंटीमीटर की गांठ निकली। फिर मैंने सारी जांचें कराई, मरीज को खून की कमी निकली। खून की कमी की वजह से फिर हमने इसे ब्लड चढ़ाने का निर्णय लिया। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था मरीज का, जो हमें मिलने में समस्या हो रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।